ओके। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए ज्वाइन करिए। लेट्स स्टार्ट द क्लास फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी स्टॉप्ड इन द मॉर्निंग। उसी के आगे कंटिन्यू करना है। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वैसे जो लोग ज्वाइन होने थे वो कर भी चुके हैं और शुरू करते हैं अपनी क्लास को। कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो बताइए, फिर शुरू करें। एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी सजेशन? सभी को शाम वाले गुड इवनिंग है, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम। शेयर करिए पहले अपने फीडबैक, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मार्क्सिज्म सुबह शुरू किया था। कुछ पॉइंट्स डिस्कस भी करे थे, लाइक आइडियोलॉजी एंड हेजेमनी। बात करते हैं उसके आगे बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर की, कि व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सुपर स्ट्रक्चर। और दोनों ही ये मार्क्सिज्म से ही रिलेटेड टर्म्स हैं, बेस भी और सुपर स्ट्रक्चर भी। बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। बेस वो जिस पर लिटरेचर का फाउंडेशन होता है, और बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर एक रिलेशनशिप की बात करते हैं बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स। इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी जो है उस पे रिलेशनशिप की बात करते हैं बेस और सुपर स्ट्रक्चर, जहां पर इकोनॉमिक बेस which includes the factors and relations of production determines, influences and forms the cultural superstructure। जो बेस होता है, जो इसका बेस ही इकोनॉमिक होता है, राइट। इकोनॉमिक बेस ये क्या काम करता है? ये सुपर स्ट्रक्चर जो कि आर्ट है, कल्चर है, रिलीजन है, लॉ है, लाइफ स्टाइल है, इनको शेप करता है। मतलब जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम जो है इट डिजाइंस आवर आर्ट, रिलीजन, लॉ और उसी के अकॉर्डिंग नियम बनाता है। बेस पर बेस्ड होता है सुपर स्ट्रक्चर, बेस पर बेस्ड होता है कल्चर। Perhaps the most common concept and set of terms associated with Marxist thought would be base and superstructure। आपको पता है कि
मार्क्सिज्म में सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स जो हैं लाइफ के, दे आर बिलीव्ड टू बी डिपेंडेंट अपॉन द इकोनॉमिक वंस. दिस इज essentially the base superstructure model. The economic condition in a society constitutes the base because they determine the nature and character of the social and cultural forms. The cultural aspects constitute the superstructure. Base क्या है? Base refers to factors and relations of productions. Factors and relations of productions. ये बेस होता है. अब ये हो क्या सकता है बेस? इंडस्ट्री भी हो सकती है, लेबर हो सकता है, मार्केट्स हो सकती हैं, कमोडिटीज हो सकती हैं. ये सब बेस होते हैं. सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? सुपर स्ट्रक्चर रिफर्स टू लॉज, रिलीजन, लिटरेचर, एंड आर्ट्स. लाइफ स्टाइल्स भी इसी में है. ये सुपर स्ट्रक्चर होते हैं. तो ये बनते कैसे हैं? लॉ और रिलीजन शेप कहां से पाते हैं? अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम. सोसाइटी से जो एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम है वहां से इनको रॉ मटेरियल मिलता है और उन्हीं रॉ मटेरियल पर ये बेस्ड होते हैं. ऑलराइट, बेस और सुपर स्ट्रक्चर समझ में है कि नहीं? The nature of the base will be crucial in determining what kinds of cultural forms emerge in any society. मतलब इसका ये है कि cultural forms have a material basis. Films and art forms will be connected to the kind of economy that exists in a particular society. Clear? In order to understand the fiction of Joseph Conrad or Rudyard Kipling, we need to see how they are located within their economic contexts of Britain's colonial empire in the 19th and early 20th century. Shakespeare's plays and the work of other Elizabethan and Jacobean writers are obsessed with the nature of kingship because they wrote at a time when Elizabeth I and her successors like James I were trying to impose the absolute power of the monarch over their subjects, as has been studied by critics like Stephen Greenblatt, Jonathan Goldberg, and others. As we can see, the base and superstructure model seems to argue for a deterministic view of culture. बेस और सुपरस्ट्रक्चर मॉडल क्या होता है? seems to argue for a deterministic view of culture. If all culture is determined and formed by the economic base, then it means that there is little autonomy for the arts. Do all films depend on the nature of production? Can T.S. Eliot's Wasteland be adequately explained by connecting it to Eliot's American English existence or England's between wars economy? Do the painting of Maqbool Fida Hussain reflect the conditions of factory production and the national economy? Is the nature of cricket as sport determined by rising or falling stock markets? Does the change in family structure reflect the changing nature of the Indian economy? When we ask these kinds of questions,
we are struck by their incongruity. This is so because every art form or cultural practice cannot always be traced to an economic base. To put it differently, one cannot identify a cultural form as simply as expression of an economic structure. Marxist thought in the latter half of the 20th century realized that the base and superstructure model was too limited to explain culture. The simplest Marxist model of society sees it as constituted by a base, the material means of production, distribution, and exchange, and a superstructure, which is the cultural world of ideas, art, religion, law, and so on. The essential Marxist view is that the latter things are not innocent. Latter things means कल्चरल वर्ल्ड जो हैं, आर्ट, रिलीजन जो हैं, इनोसेंट नहीं होते, बट आर डिटर्मिन्ड, आर शेप्ड बाय द नेचर ऑफ द इकोनॉमिक बेस. दिस बिलीफ अबाउट कल्चर, known as economic determinism, is a central part of traditional Marxist thinking. यही ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट थिंकिंग का सेंट्रल पार्ट है. ठीक है. इसके बाद एक और मार्क्सिस्ट आते हैं, इटालियन मार्क्सिस्ट, और उनका नाम होता है लुइस अल्थुजर. और लुइस अल्थुजर का एक ऐसे होता है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस. आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस एक उनके ऐसे का नाम होता है, और इसके अंदर लुइस अल्थुजर proposed that the cultural realm enjoys a certain degree of autonomy from the economic base. It is indeed determined by the base, but is determined only in the last instance. That is, the economic base only provides a general framework within which cultural practices and forms appear. और इस ऐसे के थ्रू ये कुछ नई चीज़ें लेकर के आते हैं. नई चीज़ों में इनकी एक थियोरी है, राइट. थियोरी है इनकी सबसे पहली जिसकी हम बात करें वो है इंटरपेलेशन. इंटरपेलेशन का मतलब क्या होता है? इंटरपेलेशन एक ट्रिक है. किसकी? कैपिटलिस्ट लोगों की. द ट्रिक वेयर बाय वी आर मेड टू फील दैट वी आर चूजिंग व्हेन रियली वी हैव नो चॉइस is called by Althusser interpellation. In fact, we don't have any choice, but still we are choosing
ये इंटरपेलेशन होता है। कैपिटलिज्म थ्राइव्स ऑन दिस ट्रिक। इट मेक्स अस फील like free agents. You can have any color you like when you go to a shop to buy your clothes. कहता है कि कोई भी छाट लो, सबकी रेट सेम है। यू कैन हैव एनी कलर यू लाइक। जबकि एक्चुअलिटी क्या होता है, द इम्पोजिंग थिंग्स अपॉन हस, हमारे ऊपर चीज़ें इम्पोज हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत लिमिटेड कलर होते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज ब्लैक। दस democracy makes us feel that we are choosing the kind of government we have, but in practice, the difference between political parties once in power are far fewer than the rhetorical gulfs between them. Interpellation is Althusser's term for the way the individual is encouraged to see herself or himself as an entry free and independent social forces. क्या होता है इंटरपेलेशन? इंटरपेलेशन एक ट्रिक है जिसके थ्रू वी आर टोल्ड दैट वी हैव सेवरल ऑप्शंस टू चूज, बट इन फैक्ट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन. देयर आर वेरी लिमिटेड थिंग्स and we have to choose. We are forced even to pick one of the two or one of the three. This is called interpellation by Louis Althusser. Clear? To have very limited choice or no choice at all, this is interpellation. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मार्क्स को तो ये लगता ही है कि ऑल आर्ट इज आइडियोलॉजिकल, और इंटरपलेशन भी एक टाइप की आइडियोलॉजी होती है. नेक्स्ट राइटर जो है, नेक्स्ट मार्क्सिस्ट जो है, वो कौन है? रेटोरिकल गल्प्स का मतलब होता है कि सिर्फ बातों के धनी होते हैं, दोनों विपक्ष में होते हैं तो दूसरी बात करने शुरू कर देते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो ऑलमोस्ट एक ही तरीके के सब हो जाते हैं. यही रेटोरिकल गल्प है. ऑल राइट जयरा. इंटरपेलेशन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस. दो स्टेज होता है इंटरपेलेशन का. एक स्टेज क्या है कि आइडियोलॉजी प्रीसीड्स द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल इज इंसर्टेड इनटू द आइडियोलॉजिकल स्कीम. और दूसरा है देयर इज अ प्री डिटरमिन्ड सेट ऑफ रोल्स out of which the individual automatically chooses a few, all the while assuming that he or she has freely chosen them. Thus, the woman is interpolated as girl, child, daughter, mother, wife, but made to believe that these are her natural roles. In fact, she is carefully nurtured into these roles, a process of culturation.
by being made to adopt certain postures, perform certain kinds of function, and behave in certain ways. Her subject position as woman is created in advance of her, and she is simply inserted into the ideology of patriarchy even though she never realized this. Interpellation is the process of consenting to ideology, accepting it, and not being aware of it. It makes the subject believe that he or she is an independent being and not a subject at all controlled by outside forces. In other words, ideology interpellates the individual as a subject but makes him or her believe या he is or she is a free agent. लगता तो है कि फ्री बट इन फैक्ट कुछ भी फ्री होता नहीं है. The construction of subjects through ideology is what Althusser termed as interpellation. Right? जो सबसे सिग्निफिकेंट फीचर होता है आइडियोलॉजी का वो ये है कि वो कंप्लीटली इनविजिबल होती है. दिस मीन्स कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ आइडियोलॉजी बिकॉज इट परवेट्स आवर लाइव्स. It is so real that we do not notice it exists. Just as we are often blind to everyday and routine features, the number of steps to my coffee, for instance, ideology is lived really where the features have become so familiar as to be invisible. It is not therefore a question of consciousness as orthodox Marxism proposed. It is a solid, lived reality. This twisted reality masks, as we have repeated several times now, unequal social relations. Clear? Next, Raymond Williams. Hello. Hello.
सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम की वजह से ब्रेक हुआ था। चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। किसकी बात हम कर रहे थे, किसकी कर रहे थे? रेमंड विलियम्स की बात कर रहे थे। It has restarted, Jaira. Sorry, Nishtha. रेमंड विलियम्स की बुक का नाम क्या है, कोई बताएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ रेमंड विलियम्स बुक? आई होप रेमंड विलियम्स का नाम भी सबने सुन रखा होगा। कई सारी इनकी बुक्स हैं मार्क्सिज्म पर। एक इनकी बुक है मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर, मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर रेमंड विलियम्स की बुक है। एक इनकी बुक है जिसका नाम है कल्चर। एक इनकी बुक है जिसका नाम है कीवर्ड्स। एक इनकी बुक है जिसका नाम है टेलीविजन, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल फॉर्म्स। टेलीविजन एंड टेलीविजन, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल फॉर्म्स। ये रेमंड विलियम की बुक्स हैं। एंड रेमंड विलियम इज नोन फॉर हिज टू कंसेप्ट्स। फर्स्ट कंसेप्ट है कल्चरल मटेरियलिज्म, और दूसरा कंसेप्ट है डिटर्मिनेशन। आवाज आ रही है निष्ठा? कल्चरल मटेरियलिज्म एंड डिटर्मिनेशन। यस बिट्टो, बिट्टो आज पहली बार ज्वाइन की हैं। चलिए बिट्टो, बधाई हो आपको। रेमंड विलियम्स is known for these two terms, right? रेमंड विलियम्स अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, या कह लीजिए अब तो नहीं, रिटायर हो गए। 20th सेंचुरी के इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक्स में से माने जाते हैं एंड वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ द न्यू लेफ्ट। जो लेफ्ट का एक दूसरा पार्ट है जिसको न्यू लेफ्ट कहा जाता है, उसके लीडिंग फिगर हैं। पहले तो कल्चरल मटेरियलिज्म होता क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। कल्चरल, कल्चर भी है और मटेरियल भी है, दो चीज है ना। तो कल्चरल मटेरियलिज्म प्रमोट्स द आइडिया
प्रमोट्स द आइडिया, किस आइडिया को प्रमोट करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर STRUCTURE, infrastructure consisting of material realities, मटेरियल रियलिटीज क्या होती हैं? जैसे कि टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड रिप्रोडक्टिव। फैक्टर्स जो है ना, ये हमारे कल्चर को मोल्ड करते हैं और मोल्ड करने के साथ इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। कल्चरल मटेरियलिज्म प्रमोट्स द आइडिया दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मटेरियल रियलिटीज इन्फ्लुएंस करते हैं, मोल्ड करते हैं हमारे टू एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर को। The structure sector of culture consists of organizational aspects of culture such as domestic and kinship systems and political economy, while the superstructure sector consists of ideological and symbolic aspects of society such as religion। इसलिए कल्चरल मटेरियलिस्ट का ये मानना है कि टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो होते हैं दे प्ले द प्राइमरी रोल इन शेपिंग अ सोसाइटी, राइट। ये सोसाइटी को शेप करने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। कौन? टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। कल्चरल मटेरियलिज्म का उद्देश्य क्या है? टारगेट किसको करता है? इट एम्स टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक and demographic factors on molding societal structure and superstructure through strictly scientific methods, right। जो strictly scientific method है उसके थ्रू ये लिटरेचर को, कल्चर को मोल्ड करने का काम करता है। क्लियर? कल्चरल मटेरियलिज्म जो क्वेश्चन आपके पेपर का बनेगा वो पहला क्वेश्चन यही कि हु इज एसोसिएटेड विद द टर्म। तो एसोसिएशन जो है किसका है? एसोसिएशन है रेमंड विलियम्स का। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, रिसर्च मेथड है, क्या एग्जामिन करने का कि फिजिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या हैं प्रोडक्शन के और उनके रिलेशंस क्या क्या होते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स द वैल्यूज, बिलीव्स एंड वर्ल्ड व्यूज दैट प्रीडोमिनेट सोसाइटी, राइट। ऐसे वैल्यूज जो सोसाइटी को प्रीडोमिनेट करते हैं। अब वो वैल्यूज कौन कौन से हो सकते हैं? वो वैल्यूज बिलीव्स और वर्ल्ड व्यूज जो सोसाइटी को प्रीडोमिनेट करते हैं। द कॉन्सेप्ट इज रूटेड इन मार्क्सिस्ट थियोरी एंड पॉपुलर इन एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड द फील्ड ऑफ कल्चरल स्टडीज, राइट। कल्चरल मटेरियलिज्म का टर्म देखा जाए कि क्वाइन किसने किया था? तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट से ही यहां पर आया है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड पॉपुलराइज्ड इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी वाया मर्विन हैरिस। मर्विन हैरिस एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और इनकी बुक थी 1968 में आई थी, द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थियोरी। द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थियोरी
बुक थी मार्विन हैरिस की, और इन दिस वर्क हैरिस built on Marxist theory of base and superstructure to craft a theory of how culture and cultural products fit into the greater social system. बाद में रेमंड विलियम्स फर्दर इसको डेवलप करते हैं, थ्योरेटिकल पैराडाइम को और रिसर्च मेथड को, और helping to create the field of cultural studies in 1980s, embracing the political nature of Marxist theory and his critical focus on power and class structure. Williams' cultural materialism took aim at how cultural products relate to a class-based system of domination and operation. William devised his theory of cultural materialism using pre-existing critiques and of the relationship between culture and power, including the writings of Italian scholar Antonio Gramsci and the critical theory of the Frankfurt School. विलियम का मानना यह है कि कल्चर itself is a productive process, meaning it gives rise to the intangibles including ideas, assumptions and social relations that exist in societies. His theory of cultural materialism holds that culture is part of the larger process of how class systems are made and foster social inequity. Cultures play these roles through the promotion of widely held values, assumptions and worldviews, and the marginalization of those who do not fit the mainstream mold. हाँ जी बिट्टो, कोई बात नहीं, आपका ज्वाइन नहीं होता था ना, आपके लिए बिल्कुल स्पेशल पैनल बनाना था, बट ये अध्ययन मंत्रा वाले हैं ना, कुछ भी कहो मानते नहीं हैं। रेमंड विलियम्स की एक और बुक है, बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर इन मार्क्सिस्ट क्रिटिकल थियोरी। बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर इन मार्क्सिस्ट क्रिटिकल थियोरी। नाइनटीन 82 में ये बुक आई थी, और इसमें उनका जो आर्ग्यूमेंट है कि मार्क्सिज्म हैज फॉर टू लॉन्ग seen the base and superstructure model as one of the exact correspondence, but in fact there is often a lag, especially a temporal lag between the two. The important thing is, argued Raymond Williams, to see the process that determine the cultural forms. Cultural forms क्या होते हैं? Cultural forms superstructure होता है। कल्चरल फॉर्म्स सुपर स्ट्रक्चर होता है, और रेमंड विलियम का फोकस इस पर है कि कल्चरल फॉर्म्स बनते कैसे हैं, व्हाट आर द डिटरमिनिंग फोर्सेस behind the production of superstructure, right? The important thing is to see the process that determine the cultural forms that determine the superstructure.
we need to study the mechanics of this determination. राइट यही उनका अगला कंसेप्ट है डिटर्मिनेशन का, कि हमको इन डिटर्मिनेशंस की स्टडी करनी चाहिए, राइट जो बिहाइंड द वर्क होते हैं, बिहाइंड द सुपरस्ट्रक्चर होते हैं. हाउ exactly does the economic base influence something as removed from material conditions of production and the markets as abstract painting? Do objective material conditions that exist outside the realm of art influence the form and practice of the art? William argued that culture जो है ना, culture बड़ी ordinary होती है. It is a whole way of life. In his now classic work Keywords, he identified culture as one of the 2 or 3 most complicated words in English language. William traces the history of the word from its Latin roots, which signified cultivation, tending, caring, to show how the world's changing meaning can be linked to a changing new social and intellectual movement. What Williams show here is the ideological base for the meaning of a world. Arts are a component of social organization that is affected by changes in the economic conditions and political change. This means culture is always political. Social changes triggered by political processes are always reflected in the cultural practices and artifacts. In keeping with this, his thesis that cultural artifacts and the arts reflect social change and political processes, Williams' study Culture and Society traced English social change, especially after the Industrial Revolution, through the writings of major authors such as William Blake, William Wordsworth, Edmund Burke, and George Orwell. Cultural materialism is an analytical practice that seeks to situate and interpret a cultural practice or artifact within several structures. और वो several structures कौन कौन से होते हैं? वो institutional हो सकते हैं, intellectual context हो सकता है, forms हो सकता है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या रिप्रोडक्शन भी उनका हो सकता है. विलियम का तो ये भी मानना है कि जो टेक्नोलॉजी होती है ये भी कल्चरल प्रैक्टिस ही होती है with its own ideology and politics. Williams proposes that determination is the exertion of pressure on individuals and cultural forms. Determinations are, in Williams's definition, experienced individually but are always social acts, social formations. Williams suggests that social factors are not simply out there, these are internalized by individuals. ठीक है. एक कल्चर होती है जिसको रेसिजुअल कल्चर कहा जाता है. और ये वो कल्चर है. रेसिजुअल कल्चर इज द continued presence in the present in some form of the past. और वो सम फॉर्म कौन से हो सकते हैं?
वो फैंटेसी हो सकती है, एग्जॉटिक हो सकता है, एज आइडियल ऑफ द पास्ट। ये रेसिजुअल कल्चर है। एक कल्चर है इमर्जेंट कल्चर। It refers to the arrival of new meanings, beliefs, and values within a particular art form or cultural practice. Right? Emergent culture refers to the arrival of new meanings, beliefs, and values within a particular art form or cultural practice। इसको बोलते हैं इमर्जेंट कल्चर। और ऐसे कल्चर की भी पूरी एक अलग से इंडस्ट्री चलती है, कल्चर इंडस्ट्री को इसको कहा जाता है। और कल्चर इंडस्ट्री है क्या? इट रेफर्स टू मास कल्चर where entertainment and its forms convert individuals into passive consumers. Pleasure and fun are standardized market products, and the individuals are obedient subjects who consume them. The culture industry therefore produces unthinking masses of people who accept commodified sentiments and entertainments as natural. The concept is indebted to Marxist view of the function of ideology. पीर मैक्री, इनकी बुक है अ थियरी ऑफ लिटरेरी प्रोडक्शन। और ये इस बुक में किसकी बात करते हैं? लिटरेचर की बात करते हैं। और कैसे लिटरेचर की बात करते हैं? लिटरेचर एज अ प्रोडक्ट। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है ना, वही बात फिर मैक्री करते हैं, लिटरेचर एज प्रोडक्ट की बात करते हैं। और जब आप इस तरीके से बात करेंगे तो जो ऑथरशिप का कंसेप्ट है, जो राइटर का कंसेप्ट है, ये भी पूरी तरीके से बदल जाएगा। और ऑथर ऑथर नहीं रह जाएगा। अब क्या हो जाएगा?
अब वो वर्कमैन हो जाएगा, अब वो लेबर हो जाएगा, राइट। और आर्ग्यूमेंट उनका क्या है कि लिटरेचर डज नॉट रियली एग्जिस्ट, इंस्टेड वी नीड टू स्टडी लिटरेरी फेनोमेना within social reality. A literary work may adopt a particular form for its present purpose. However, the form has a history of its own and need not always function as the elements of the present work alone. What Macri is arguing for this is a form like a novel or a set of aesthetic elements within the novel cannot be reduced to the particular instance. The form of the novel has a certain history and therefore has a social life beyond any writer's novel. Every aesthetic element belongs to the work at hand but is also located in a certain history. Or Macri's argument rejects the idea of a work of art as an instance of singular genius or unique form, but locating itself as historical. Macri demolishes the uniqueness of a work of art. He makes the artifact a social one by seeing aesthetic itself as a social product. Right? मतलब पीर मैक्री का क्या मानना है कि लिटरेचर एक प्रोडक्ट होता है, और जब वो कोई प्रोडक्ट होता है तो इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सक्लूसिव जीनियस ऑफ अ राइटर, बट इट इज ऑलवेज हिस्टोरिकल, राइट। ये हमेशा हिस्टोरिकल होता है, और हिस्टोरिकल के साथ साथ ये सोशल तो होता ही होता है, हिस्टोरिकल और सोशल होता है। देयर इज नो सिंगल राइटर बट द एंटायर सोसाइटी बिकम्स अ राइटर, राइट। तब एक नॉवेल लिखा जाता है। इसलिए द वर्क ऑफ लिटरेचर जो है कैन नॉट बी स्टडीड एज इफ इट वर अ सेल्फ सफिशिएंट टोटालिटी। द लिटरेरी वर्क ओनली एग्जिस्ट with at least a part of the history of literary production which hands down to it the essential elements for its work. Macri proposes that questions of literary form need to basically interrogate the ideologies that these forms replicate and reinforce. In other words, literary texts are things that serve specific functions, especially in their reception. Macri further argued that a text often contains silences because a text is ideologically prevented from saying certain things. This makes all texts incomplete in a certain way. Thus, an industrial novel that highlights the exploitative nature of capitalism might not highlight the gendered angle. While it might promote equal class relations, it might stay silent on the matter of equal wages for men and women and the problematic question of domestic labor where the women work unpaid within the home, within the house, right। ये लिटरेरी प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है पीर मैक्री का। मैक्री का काम क्या है कि वो एस्थेटिक और आइडियोलॉजी को जोड़ देते हैं, लिंक कर देते हैं, और क्या प्रपोज करते हैं कि एस्थेटिक वैल्यूज इन अ टेक्स्ट आर ऑफन मास्क्स फॉर वेरी रियल सोशल कंडीशंस। Aesthetics in a text offers the image as real and as reflecting a general human condition. कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं?
पढ़ रहा है? चलिए, पीर बार्डी फ्रेंच मार्क्सिस्ट हैं और काम क्या किया है, एक कंसेप्ट इनका कल्चरल प्रोडक्शन का, और ये सब्जेक्टिव एटीट्यूड्स और बिहेवियर को भी सोशल कॉन्टेक्स्ट में पुट करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्टिव एटीट्यूड होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है, ये भी सोसाइटी से ही डिटरमिन होता है। प्रपोजल इनका यह है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑक्युपाई अ habitus, HABITUS, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हैबिटस कई बार पेपर में आ चुका है कि किसका टर्म है हैबिटस। ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑक्युपाई हैबिटस, अ प्रैक्टिकल सेंस एंड सेट ऑफ डिस्पोजिशंस। क्या होता है हैबिटस? हैबिटस इज अ प्रैक्टिकल सेंस and set of dispositions. Dispositions क्या होता है? Modes of perceptions, thinkings, behavior that generate particular attitudes and behavior. Habitus is the subjective component of a cultural practice. Right? Habitus क्या है? एक बिल्कुल सब्जेक्टिव मामला है, सब्जेक्टिव कंपोनेंट है कल्चरल प्रैक्टिस का। राइट, ये है habitus. Every individual also occupies a field, social conditions that embody specific social relations. Fields are the objective components of cultural practices. Habitus is the subjective component of cultural practice and field is the objective component of cultural practice. Objective component of cultural practices. Social formations are organized fields. The family, religion, educational or economic domains. Each field is a structured space with its own laws and norms of functioning. Individuals compete for the control of resources within a field. Individuals acquire particular habitus or dispositions as a result of their encounter with particular social fields. Here, Bourdieu rejects the Marxist emphasis on social conditions as well as psychological approaches that privilege the individual by showing how individual subjectivity and predispositions were gathered from the social domain. The subjective structures of the individual grow out of the objective ones. A working class individual is trained through his social context not to aspire for a desire a large mansion or recognition from the government. He aspires only to a modest apartment and a minimal standard of living. Now, this aspiration, his disposition is not his
creation alone. It emerges from his social conditions. Once these dispositions have been instilled, the individual deals with life and social conditions according to these dispositions. नेक्स्ट नंबर जो है वो है फ्रेडरिक जेम्सन का। फ्रेडरिक जेम्सन का कंसेप्ट है पोस्ट मॉडर्निटी का। इनकी एक बुक है जिसका नाम है द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस। बेसिकली ये पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म पर इनका काम है, राइट। लेकिन अपनी इस बुक पॉलिटिकल जस्टिस में इन्होंने आर्ग्यू किया है कि नैरेटिव इज सेंट्रल टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। All narratives must be read for their connection with the concrete material realities outside a process जिसको जेम्सन क्या कहते हैं, डायलेक्टिकल क्रिटिसिज्म। डायलेक्टिकल क्रिटिसिज्म उस प्रोसेस को कहते हैं जेम्स। डायलेक्टिक का मतलब क्या होता है? डायलेक्टिकल का मतलब इट इज रिलेटेड टू डायलॉग, राइट। Dialectical criticism, dialectic is a discourse between two or more people holding different points of view about a subject but wishing to establish the truth through reasoned argumentation, इसी को डायलेक्टिक कहा जाता है। और डायलेक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है? इट आर्ग्यूज दैट देयर इज नो आर्किमिडीज पॉइंट फ्रॉम विच द होल कैन बी सर्वेड, राइट। कुछ ऐसा नहीं है जहां से सब कुछ एक ही बार में देखा जा सके। कोई ऐसा आर्किमिडीज का पॉइंट ऑफ व्यू जैसा कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। क्रिटिकल क्रिटिसिज्म was described by Marx and Engels as speculative construction। और जो डायलेक्टिकल क्रिटिसिज्म है ये कहाँ से आया है? डायलेक्टिकल क्रिटिसिज्म फ्रेडरिक जेम्सन के टेक्स्ट से आया है, जो टेक्स्ट का नाम क्या है? द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस। राइट। All narratives must be read for their connection
with the concrete material realities outside. और जो आउटसाइड की मटेरियलीज हैं जो है कंक्रीट मटेरियल रियलिटीज हैं वही डायलेक्टिकल क्रिटिसिज्म है. दिस रिक्वायर्स situating a cultural object practice within its specific historical conditions. We need to possess a totalizing thinking where we are able to locate culture within social and political structures. Jameson produces a different type of criticism. It is leisurely, expensive, full of curlicues and endless twiddles. It is the work of someone with much time on their hands, a tenured and well remunerated position who can reflect upon the complexities of the system and is not pressed into selling words for money despite the vast quantities of these produced. Its attitude is mournful, contemplative, and sometimes resigned. In his later work, Jameson turned to what he termed the cultural logics of various social economic conditions. Linking capitalism with particular cultural forms, Jameson proposed that every movement in capitalism has its expression or literary cultural equivalent, in particular modes of writing, representation, or aesthetic approach. Market capitalism had realism, imperialism had modernism, multinational capitalism has postmodernism. In other words, realism, modernism, and postmodernism are the cultural expressions and methods and aesthetic style of the deeper socio-economic form of capitalism. Jameson's analysis of postmodernism began with two key assumptions as follows. एक तो ये कि popular and mass culture was a means of evaluating and assimilating political conditions, and postmodernity was a consequence of late capitalism. Right? एक इनका कंसेप्ट है डायलेक्टिक क्रिटिसिज्म का, एक कंसेप्ट है लेट कैपिटलिज्म का, और एक इनका कंसेप्ट है कल्चरल लॉजिक्स का. द मीडियम इज द मैसेज. पहला एक क्वेश्चन है किसका कंसेप्ट है. तो एक कनाडियन कम्युनिकेशन थियरिस्ट हैं मार्शल मैकलुहन. कहाँ के? कनाडा के हैं. और उनकी एक बुक है, फर्स्ट चैप्टर ही का नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन, 1964 में पब्लिश हुई थी. अंडरस्टैंडिंग मीडिया.
the extensions of man. (1964) की बुक है मार्शल मैकलुहन की, राइट। और उनका थ्योरी क्या है, उनका प्रपोजल क्या है कि कम्युनिकेशन medium itself, not the message it carries, should be the primary focus of study. He showed that the artifacts such as media affect any society by their characteristics or content. Message जो term है, he uses the term message to signify content and character. The content of the medium is a message that can be easily grasped, and the character of the medium is another message which can be easily overlooked. अगला क्वेश्चन, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल apparatus, ये आज ही के दोनों क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये लुइस अल्थुजर का ऐसे है और कल्चरल मटेरियलिज्म से एसोसिएटेड है रेमंड विलियम्स, है ना। यूटिलिटेरियन फिलॉसफी आप पहले ही पढ़ चुके हो, डिकेंस के टाइम पर ही J.S. मिल इससे एसोसिएटेड है। ये मार्क्सिज्म का क्वेश्चन है नहीं, बट फिर भी मार्क्सिज्म में दिया है तो देख लीजिए। दी हार्मेन्यूटिक्स, हार्मेन्यूटिक्स का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, व्याख्या। Hermeneutics of suspicion is a term coined by Paul Ricoeur। एक चीज यहीं पे तैयार कर लीजिए, किस लिए किया था वो है, who following Marx, Nietzsche and Freud held that textual appearances are deceptive and texts do not gracefully relinquish their meanings। टेक्सचुअल अपीयरेंस जो है वो डिसेप्टिव होता है और टेक्स्ट जो है दे डू नॉट ग्रेसफुली रिलिंक्विश देयर मीनिंग्स, और टू डिस्क्राइब अ मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन that adopts a distrustful attitude towards texts in order to elicit otherwise inaccessible meanings or implications. Who among the following Marxist critics has reconsidered the classic problem of base and superstructure in relation to literature? नाम ही इनके एक बुक का है, क्या नाम है, अभी आपको मैंने बताया था कि रेमंड विलियम्स की एक और बुक है जिसका नाम है, याद है नाम की भूल गए, है ना कुछ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर से रिलेटेड नाम, और भूल गए हो तो अच्छी बात है, ढूंढ के देखिएगा, और नहीं भूले हो तो और अच्छी बात है। बताइएगा जरा नाम, तभी आगे बढ़ूंगा। बताइए बताइए फटाफट, वेट कर रहा हूं। शाबाश। बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर इन मार्क्सिस्ट कल्चरल थियरी, राइट। बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर इन मार्क्सिस्ट कल्चरल थियरी, रेमंड विलियम्स की बुक है। शाबाश निष्ठा। मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म stresses that क्लास इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट। मार्क्सिज्म में तो कुछ भी इमेजिनरी ही नहीं होता है। द इकोनॉमी इज द फाइनल डिटर्मिनेंट ऑफ कल्चरल प्रोडक्शन, बेस की जिसकी बात करता है। और फिर
Texts reveal the economic conditions of the time in which they were written. ये ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट है. द क्रिटिक्स शुड सी द वर्क एज सेल्फ सफिशिएंट. वर्क जो है सेल्फ सफिशिएंट कभी होता ही नहीं है. इट इज ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस. सो आंसर क्या बनेगा? आंसर होगा सेकेंड एंड थर्ड, बी इसका आंसर है. Frederick Jameson associated postmodern culture with multinational capitalism. In which of the following senses did Marx and Engels originally use the term ideology in the German ideology? Something that mystifies the actual material conditions of society, a sort of false consciousness. राइट. मार्क्स आइडियोलॉजी को क्या बोलता है? मार्क्स आइडियोलॉजी को फॉल्स कॉन्शियसनेस बोलता है. ये मॉर्निंग में आपको बताया था. द टर्म्स रेजोनेंस एंड वंडर ये न्यू हिस्टोरिसिज्म का क्वेश्चन है. किससे एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड तो स्टीफन ग्रीन ब्लैड से है, बट फिलहाल अभी ये नहीं आए हैं. कल्चरल मटेरियलिज्म में आएंगे ये, न्यू हिस्टोरिसिज्म में. लेट कैपिटलिज्म किसका टर्म है? अभी तुरंत का तुरंत आपको बताया है. लेट कैपिटलिज्म बाय विच इज meant accelerated technological development and the massive extension of intellectually qualified labor was first popularized by. right. वैसे इसको पॉपुलराइज करने का काम किसने किया है? पॉपुलराइज करने का काम इसको फ्रेडरिक जेम्सन ने किया है. और फ्रेडरिक जेम्सन ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए जो दूसरे राइटर हैं इससे एसोसिएटेड अर्नस्ट मेंडल, उनको आंसर मान लिया गया है. इसमें से कौन मार्क्सिस्ट क्रिटिक नहीं है? जॉर्ज लूकस ये मार्क्सिस्ट क्रिटिक हैं. अल्थुजर हैं, रेमंड विलियम्स हैं, और नॉर्थरोप फ्राई ये कौन से क्रिटिक हैं? नॉर्थरोप फ्राई मिथ क्रिटिक हैं. ये वर्ड भी अभी आपको बताया था. कल्चर इज ऑर्डिनरी. दिस इज द फर्स्ट फैक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट? किसका है बताइए? कल्चर एंड द सिटी, रिसोर्स ऑफ होप, द लॉन्ग रिवोल्यूशन की कीवर्ड्स. किसकी सोर्स क्या है इसका? ये कल्चर इज ऑर्डिनरी. जी निष्ठा, दिस इज नॉट गिवन इन ऑप्शन. द कल्चर, sorry, the country and the city. This book is also written by Raymond Williams.
ठीक है। रिसोर्सेज ऑफ होप इज ऑल्सो रिटन बाई रेमंड विलियम्स and the long revolution is also written by Raymond Williams. Keywords is also written by Raymond Williams, but today I talked only about his book The Keywords, right? और उसी में बोला है कल्चर जो है वो क्या है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, और कल्चर इज ऑर्डिनरी जो है ये भी इसी कीवर्ड्स का ही स्टेटमेंट था, ना कि रिसोर्सेज ऑफ होप का। Culture is ordinary, that is the first fact. Every human society has its own shape, its own purposes, its own meanings. Every human society expresses these in institutions and in the arts of learning. The making of a society is the finding of common meanings and directions, and its growth is an active debate and amendment under the pressures of experience, contact, and discovery. All right. ग्रेमसी का कंसेप्ट आप सबको पता ही है कि ग्रामसी का कंसेप्ट है हेजेमनी, और हेजेमनी को सुबह आराम से कर लिया गया था। What according to Raymond Williams is the right description of the cultural materialism, the material effect that culture has in wider social life, right? The material effect that culture has in wider social life, which two concepts developed by French sociologist Pierre Bourdieu have become increasingly influential in cultural studies. एक तो habitus और दूसरा कल्चरल कैपिटल, ये दो टर्म हैं फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट पीर बॉर्ड्यू के। हैबिटस का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ कल्चर। Who among the following theorists believes that the proliferation of a television image is producing a cultural condition akin to historical amnesia? फ्रेडरिक जैमसन का एक काम है। Who among the following coined the dictum the media is the message? एक बार अभी और आ चुका है क्वेश्चन, ये दूसरी बार फिर से आया है। Which two terms form from among the following are specifically linked to the work of Pierre Bourdieu? फिर से क्वेश्चन,
हैबिटेबल तो दिया ही है, और दूसरा उसके साथ जो आंसर आएगा वो डिस्टिंक्शन, और फिर कल्चरल स्टडीज आ गया है। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, एनी सजेशन? प्रोसीड करें? गो अहेड। दो टाइप की कैपिटल होती है, कौन कौन सी? पेर बाउंड्री के हिसाब से एक सिंबॉलिक कैपिटल होती है, और दूसरी जो है कल्चरल कैपिटल होती है। ये दो टाइप की कैपिटल है। सिंबॉलिक कैपिटल क्या होती है? जैसे निष्ठा की सिंबॉलिक कैपिटल है निष्ठा की प्रेस्टीज, उसका ऑनर और रिकॉग्निशन। बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल्स एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। राइट, ये आपके नॉलेज, आपके एक्सपर्टीज से जो आप नाम कमाते हो वो सिंबॉलिक कैपिटल है। और जो कल्चरल कैपिटल होती है, ये क्या है? कल्चरल कैपिटल इज द फॉर्म्स ऑफ नॉलेज and competence that enables and empowers an individual to appreciate or evaluate cultural practices. For example, the expertise that allows one to understand art. ये दो टाइप के कैपिटल हैं, सिंबॉलिक कैपिटल और कल्चरल कैपिटल। किसके अकॉर्डिंग? ये PIERREBOURDIU इनके अकॉर्डिंग। राइट, ये फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट और मार्क्सिस्ट हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ capital: symbolic capital and cultural capital. Symbolic capital is the accumulated prestige, honor and recognition based on an individual's acquisition of knowledge or expertise. और जो cultural capital है, ये क्या है? ये the forms of cultural knowledge and competence that enables and empowers an individual to appreciate or evaluate cultural practices. For example, the expertise that allows one to understand art. जो कल्चरल कैपिटल है
वो कहाँ से आती है? तो बॉर्ड्यू का ये मानना है कि कल्चरल कैपिटल इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ पेडागॉजी, फैमिली और इंस्टीट्यूशन. More significantly, cultural capital can be exchanged for economic capital or gains. Thus, taste, which supposedly sets the upper classes above the lower, is related less to the object's value than the social position of the perceiver. Styles of walking, eating, clothes, and talking, tastes are instilled by families into their children. These becomes markers of social rank. Thus, responses to cultural practices proceed from such trained values of taste. Then, अगला जो मूव है, अगला जो चैप्टर है, that is post colonial theory. आज ही शुरू कर दें कि रहने दें कल के लिए? Should I start today? Yeah, Jaira and Nistar going for having tea. पोस्ट कॉलोनियल थियोरी क्या है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे. ये भी मार्क्सिज्म की तरह ही एक थियोरी है, मेथड है इंटरप्रिटेशन का. इंटरप्रेटिंग, रीडिंग एंड critiquing the cultural practices of colonialism, where it proposes that the exercise of colonial power is also the exercise of racially determined powers of representation.
राइट। ये है पोस्ट मॉडर्निज्म। किसको इंटरप्रेट करता है? मेथड है ये कॉलोनियल प्रैक्टिसेस, कॉलोनियल टाइम में जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी, जो आर्ट था, जो लिटरेचर था, जो पेंटिंग था, राइट, उन सबको इंटरप्रिटेशन करने का, उन सबको रीड करने का, उन सबको पढ़ने का। एक्सरसाइजेस ऑफ कॉलोनियल पावर्स इज आल्सो exercise of racially determined powers of representations। जो रेशियल एटीट्यूड था ब्लैक वर्सेस वाइट का, उसको पढ़ने का, उसको समझने का एक तरीका है। महात्मा गांधी से लेकर के और टिल इंडिपेंडेंस, और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पोस्ट कॉलोनियल थियोरीज चलती हैं, उन सबको आपको लेकर के चलना है। इंपीरियल टर्न से शुरू करेंगे और उस इंपीरियल टर्न में कौन कौन आएगा? गांधी आएंगे, गांधी के मूवमेंट्स आएंगे, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल आएगा, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के साथ अर्ली पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये सब एक साथ काम करेंगे। गांधीज मेजर कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट कॉलोनियल थॉट कैन बी बेस्ट आइडेंटिफाइड एज मोरल वन। इसी में आएंगे आपके फ्रेंच फैनन, फ्रेंच फैनन की थ्योरी साइकोपैथोलॉजी, उनकी दो बुक्स को भी हम जिक्र करेंगे, द रिचर्ड ऑफ द अर्थ और ब्लैक स्किन वाइट मास्क। फिर नेग्रीट्यूड आएगा, नेग्रीट्यूड के साथ एमी सिजायर और लियोपाल्ड सेंगर, और फिर ओरिएंटलिज्म ऑफ एडवर्ड सईद, लेटेंट ओरिएंटलिज्म और सरफेस ओरिएंटलिज्म, और फिर द लिटरेचर ऑफ एम्पायर, होमी भाभा, होमी भाभा की थ्योरी ऑफ एम्बिवैलेंस, हाइब्रिडिटी और मिमिक्री, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, उनका ऐसे कैन द सबाल्टर्न स्पीक, और उसके बाद दीपेश चक्रवर्ती प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप, रॉबर्ट यूंग का कंसेप्ट, नेशन एज नरेशन, पार्था चटर्जी, ज्ञानेंद्र पांडे, ये मेन पोस्ट कॉलोनियल
थियरिस्ट हैं। और इसी के साथ एक और पैरेलल कंसेप्ट आपका जुड़ेगा, डायस्पोरा। और डायस्पोरा में एलेक बोहिमर, विजय मिश्रा, सलमान रुश्दी, ये सब आएंगे। और फिर द पोस्ट नेशनल, ये इतना बड़ा चैप्टर है पोस्ट कॉलोनियलिज्म का। इतनी चीजें पढ़ के रखिएगा। एंड टुमारो वी विल talk on this term, right? Tomorrow we will discuss the post colonial theory in morning. Thank you so much for being with me, and thank you so much for bearing with me as well. We will be meeting tomorrow at 9 o'clock. All the best sabhi ko. Good luck and good night. Most welcome Dibya, Nishtha, and whosoever had joined. Okay, bye bye.